महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफ़ीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की दूसरी तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट कोट की अंदरूनी जेब में रखकर उसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। हस्ब मामूल उन दोनों में वही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, देना नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चैप नहीं आया। जो ही चैप आ गया और फसल पक कर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफा ऐसे तोहफे आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा जिम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुश घर वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की और कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। इस तंगी के बायस उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े किफायत शार थे, मगर इस किफायत शारी के बावजूद तनख्वाह में से एक पैसा भी उनके पास ना बचता था। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। इन चंद खासुल खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीदत थी, एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और डिप्टी साहब थे जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज सुबह सवेरे कंपनी बाग में होती थी। उस अफसर को भी
मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। आम देने के बाद जब वो कोठी से निकलता तो उसके चेहरे पर तमतमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। वो कमजोर जरूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमजोर नहीं हो जाता, मगर इस कमजोरी के बावजूद उसमें कई कई मील पैदल चलने की हिम्मत थी। खास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतमाम से टोकरे खोले जाते थे, उनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिन कर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर अपना इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बेटी और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब उनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती, क्या हर्ज है अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाएं, तो मुंशी करीम बख्श से ये जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या जरूरत है। ये सुनकर दोनों चुप हो जाती और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को इसकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्ला का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरे रोज ही आ धमकता था और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था, खाला, मैं घास लेने के लिए आया हूँ। कल खालू आमों के 2 टोकरे लाए थे, उनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। हमसाई नूरा, जिसने कई मुर्गियां पाल रखी थीं, उसी रोज शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातों के बाद कहा करती थी, पिछले बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हस्ब मामूल इस दफा भी आमों के दोनों टोकरे और उनकी घास यूं चली गई। गले सड़े दाने अलग किए गए, जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे से पहले ये काम खत्म हो गया, चुनांचे
दोनों टोकरे गुस्ल खाने में ठंडी जगह रख दिए गए ताकि आम खराब न हो जाएं। इधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं। वो गर्मियों में आम तौर पर गुस्ल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब के इसमें दो बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे में जो बिल्कुल तनवर बना हुआ था, 6 बजे तक वक्त गुजारना था। हर साल के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते, उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो इस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब न होता। जून की गर्मी और ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुस्ल खाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा जलते जलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका सांस उखड़ रहा है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि उसका दिल कमजोर था, मगर ऐसा जबरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। घबरा कर उसने आवाज देकर अपनी बीवी को बुलाया। आवाज सुनकर उसकी बीवी और लड़की दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। दोनों जानती थीं कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं। फौरन ही उसकी बेटी ने अब्दुल्ला के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों ही में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका दिल बैठने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बेटी ने ये देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बायस आसपास के बहुत से लोग जमा हो गए। बहुत कोशिश की गई कि उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी न हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श
जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगा। बड़ी मुश्किल से करवट बदल कर उसने अब्दुल्ला को, जो उसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ मुतवज्जो किया और डूबती हुई आवाज में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुईं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठी पर जरूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। इधर उधर देख कर फिर उसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से ना कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि देना नगर में हमारे बाग हैं, बस। और देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को जरूर इत्तला देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से छोटे जज साहब को लोगों ने मतला कर दिया, मगर वो चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बायस जनाजे में शामिल ना हो सके। आइए अब इयादे के तौर पर चंद सवालात। सबसे पहले, मुंशी करीम बख्श को माहाना कितनी पेंशन मिलती थी? मुंशी करीम बख्श को माहाना कितनी पेंशन मिलती थी? जवाब है, मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपए पेंशन मिलती थी। मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपए पेंशन मिलती थी। अगला सवाल, खजाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज्जत क्यों करते थे? खजाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज्जत क्यों करते थे? जवाब है, खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, इसलिए वो सब उसकी इज्जत करते थे। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, इसलिए वो सब उसकी इज्जत करते थे। सवाल, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा किस तरह करता था? मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तज़किरा किस तरह करता था? जवाब है,
منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ بڑے فدویانہ انداز میں کرتا تھا۔ منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ بڑے فدویانہ انداز میں کرتا تھا۔ متضاد الفاظ: بعید، قریب، ذلت، عزت، نئی، پرانی،